तो जो कहीं नहीं मिलता वो डार्क वेब पे मिलता है। डार्क वेब पे इस तरह का कोई फिल्टर नहीं होता, तो आप जो सर्च करते हो वही सबसे पहले आ जाता है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में ही आपका इंटरेस्ट था? डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी शुरू में आ रही है, कौन सी कंपनी बाद में आ रही है। तो जिनका सेकंड राउंड में नहीं होता है तो उनके और भी राउंड्स होते हैं? कई बार ये होता है कि आपका पहला राउंड सो गया, तो फिर इंटरव्यूअर को लगता है कि बच्चे में पोटेंशियल है, तो लेट अस टेक अ सेकंड राउंड एज वेल। टायर 2 टायर 3 के प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में आने के बाद देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर इन एनी कैंडिडेट। वर्क कल्चर जो है वो किस तरीके का है वहाँ पे? काफी सारी ऐसी टीम्स हैं जो हेक्टिक जिनका शेड्यूल होता है। एआई यूज करने से क्या काम इजी हो रहा है? जो काम मैं पहले 10 से 15 दिन में कर पाता था, वो अब मैं 1 से 2 घंटे में भी कर पा रहा हूँ। तो शुभांशु, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने कौन से कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करी है। उसके बाद अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ आप क्या काम करते हैं? तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर हूँ, राजस्थान में, और मैंने अपनी स्कूलिंग पूरा वहीं से किया। और आफ्टर 10th मैंने बंसल क्लासेस में इनरोल किया था, जो सैडली अब उतना फेमस नहीं है, बट मैंने वहाँ 2 साल कोचिंग किया और 12th के बाद ही मैंने जस्ट IIT क्लियर किया था। और फिर मैंने IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज़ किया। 4 ईयर प्रोग्राम में मैंने इनरोल किया था वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ पे मुझे मैथ्स बहुत पसंद आने लगी। एक्चुअली मैथ्स सबसे हार्ड टॉपिक मानते हैं स्टूडेंट्स जब वहाँ पहुँचते हैं, तो बट फॉर सम रीज़न आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। और फिर मैंने मैथ्स को परस्यू किया, तो मैंने देखा कि रोबोटिक्स में मैथ्स है। फिर मैंने देखा कि रोबोटिक्स में जो मैथ्स है वो मशीन लर्निंग में भी यूज़ होती है, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग सीखने के लिए फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होते हुए आपको मशीन लर्निंग, क्योंकि CS का कोर्स है, तो उतनी आसानी से नहीं मिलता था उस टाइम पे। बट फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स किया और फिर बाय चांस मुझे मशीन लर्निंग का कोर्स भी मिल गया। और फिर मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स करने के बाद उसका एडवांस लेवल भी किया। और फिर मुझे वो एरिया ही इतना पसंद आया कि फिर मैंने अपना 4 ईयर प्रोग्राम को एक्सटेंड करके 5 ईयर का कर लिया। और मैंने अपनी मास्टर्स MTech जो होती है वो भी वहीं से फिर कंप्लीट की। और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद और उस दौरान मेरा प्लेसमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट में हुआ। और फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डेटा साइंटिस्ट, तब से ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए हैं, तब से मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था तब मैं क्लाउड सॉल्यूशंस को एनालाइज करता था और उसके अराउंड इनसाइट्स जनरेट कर और आइडेंटिफाई करने का मेरा काम था। तो मोर और लेस डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड काम था। बट उसके बाद क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद थी और ये जो डेटा वाला साइड होता है उतना मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने टीम स्विच की। और यहाँ पे फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है, जो आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा, बट बिंग करके एक सर्च इंजन है। तो उसमें जो सेफ्टी का काम होता है, सेफ्टी एज एन कि जब कोई यूज़र है, अगर उसने कोई हार्मफुल क्वेरी की, जैसे मुझे सुसाइड करना है, या फिर उसने क्वेरी किया कि कोई भी मतलब XYZ से, जैसे मोदी पॉइजन बनाना है, हाँ, ब्लास्ट के लिए कुछ या फिर बनाना मोदी पे कुछ टिप्पणी कर रहा है, हाँ। गाली देते हुए, लेट से, तो उन क्वेरीज को हमको कैच करके और उसके लिए एक सेफ हमको, जो आप गूगल पे सर्च करके जो रिजल्ट्स जो आपको दिखते हैं, हाँ। तो वो सेफ रिजल्ट्स हमको दिखाने का मेरा काम है बेसिकली। तो सेफ रिजल्ट जो आप दिखाते हैं कि मैं अगर ये टाइप करूं कि मुझे कुछ एक्सप्लोजिव सा कुछ बनाना है, तो वहाँ पे मुझे जो रिजल्ट देगा एक्सप्लोजन कैसे बनता है या जो भी उसका प्रोसेस है, उसके जो मुझे रिजल्ट देगा, उसको आप वो डायरेक्ट रिजल्ट ना मिले उनको और उनको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, तो वो काम होता है ये? देखो मतलब मल्टी लेयर्ड प्रोसेस होता है। कभी कभी आप क्या करते हो कि जो क्वेरी, हार्मफुल क्वेरी आप डिटेक्ट की, तो आप उसको रीफॉर्मुलेट कर देते हो। कि जैसे क्वेरी है कि पॉइजन कैसे बनाना है, हाँ। या फिर पॉइजन खाने के कितने टाइम बाद डेथ हो जाती है, तो उसको हम या फिर जैसे बहुत सारे पॉइजन होते हैं, जैसे बहुत नींद की गोलियां भी कुछ अगर आप एक्सट्रीम खा लो तो पॉइजन ही होती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मैंने X अमाउंट ऑफ नींद की गोलियां खा ली तो मैं तो मुझे क्या होगा, तो अब फिर हम उसको रिफ्रेश कर देते हैं कि नींद की गोलियां क्यों देता है डॉक्टर और किस परिस्थितियों में लेनी चाहिए। तो उस तरह से हम उसको रिफॉर्मुलेट कर देते हैं। एक ये तरीका होता है। और भी तरीके होते हैं। हम मोस्टली केसेस में क्या करते हैं कि जो
ऐसी URLs, ऐसे वेब पेजेस जो कि सेफ नहीं है, बहुत ही अनसेफ है, उनको हम डिमोट कर देते हैं या फिर हम उनको क्रॉल ही नहीं करते हैं। क्रॉल एज इन कि हम उनको अपने इंडेक्स में या फिर हम उनको अपने डेटा से, जो हमारा डेटा होगा URLs का, उसे हम हटा ही देते हैं। अगर बहुत ही हार्मफुल वेब पेज है कोई तो उसको हटा देते हैं ताकि वो कभी सर्च में नहीं आएगा, सर्च में शो ही ना हो। चाहे आप कितने भी पेज आगे जाओ, दूसरे पेज पे जाओ, तीसरे पेज पे जाओ, 10वें पेज पे जाओ, आपको कभी वो दिखेगा ही नहीं। तो मतलब थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए इस चीज़ को, अगर आपने डार्क वेब का नाम सुना हो, हाँ, तो डार्क वेब पे ये सब चीज़ें आपको क्यों मिलती हैं? क्योंकि डार्क वेब पे इस तरह का कोई फिल्टर नहीं होता, तो आप जो सर्च करते हो वही सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सर्च इंजन है वो ऐसी चीज़ों को डिमोट कर देता है, लेकिन कई ऐसे सर्च इंजन हैं जिनको आप डार्क वेब बोलते हो, जो कि उन चीज़ों को फिल्टर आउट नहीं करते, इनफैक्ट उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलता वो डार्क वेब पे मिलता है, मिल जाता है। Yes. और जो हार्मफुल चीज़ें होती है उनको आप फिल्टर आउट करके या तो नीचे डाल देते हो ताकि वो फर्स्ट पेज पे ना आए या इजीली सामने ना आए, Easily, हाँ, या फिर उनको आप ज़्यादा ही कुछ हार्मफुल है तो आप उनको बाहर ही निकाल देते हो अपने डेटा बेस से, जिससे कि वो कभी भी किसी भी पेज पे जाके वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट कर पाए। एग्जैक्टली। हाँ। यस तो ये अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट में काम है। यस। तो माइक्रोसॉफ्ट आपने जो ज्वाइन किया था वो आपका कैंपस प्लेसमेंट था, हाँ, और उसके साथ में एक और क्वेश्चन था कि आपने 5th ईयर एक्सटेंड किया था, तो उसमें आपका मास्टर का स्पेशलाइजेशन क्या था? क्योंकि उससे पहले आपको जिस मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में इंटरेस्ट था वो आपको एज ए इलेक्टिव उस टाइम पे नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी, उसको और ज़्यादा डेप्थ में उसका नॉलेज लिया। तो क्या आपने जो मास्टर्स की वो मशीन लर्निंग में थी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड था? तो जब मैंने रोबोटिक्स में काम करना स्टार्ट किया एक प्रोफेसर के अंडर वहीं पे IIT कानपुर में, तो मुझे जो उसकी मैथ्स थी, जैसे मैंने बताया, काफ़ी पसंद आने लगी। तो मैंने पता किया कि मशीन लर्निंग भी मिलता जुलता सा ही सब्जेक्ट है, मतलब उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं सिमिलर होते हैं। तो मैंने पहले ऑनलाइन पढ़ लिया था कोर्स, काफ़ी फेमस प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड का, जैसे एक प्रोफेसर है एंड्रू वैंग, तो उनका मैंने कोर्स किया और बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल कोर्स था। वो कोर्स करने के बाद मैंने बहुत हाथ पैर मारे कॉलेज में। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आपको कोर्स नहीं मिल रहा होता तो आपको प्रोफेसर के पास जाके बोलना होता है कि सर देखिए मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, मैंने ये ऑनलाइन कोर्स भी किया है और इससे पहले मैंने ये सब कोर्स कर रखे हैं जिनमें मुझे इतना अच्छा ग्रेड्स मिला है, तो उस बेसिस पर फिर वो आपको कंसिडर कर लेते हैं। तो मुझे इलेक्टिव मिला वो मशीन लर्निंग, लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब अगर मुझे वो 3rd ईयर के स्टार्ट में मिल जाता तो वो मुझे फिर 3rd ईयर के एंड में, 2nd सेमेस्टर में जो 3rd ईयर का होता है उसमें मिला। तो आपने जो प्रोफेसर्स के साथ मिल के या अपना एक्स्ट्रा इलेक्टिव्स आपने जो चूज़ किया वो डेटा साइंटिस्ट की तरफ इंक्लाइन था, उसकी वजह से आपको माइक्रोसॉफ्ट में जो आज जो आपका जॉब रोल है वो मिलने में थोड़ा इजी हो गया। जो आपका इंटरेस्ट था वो आपका इंजीनियरिंग में आके आपको पता चला कि मेरा यहाँ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और आपने उस फील्ड पे काम किया तो आपको वो जो जॉब रोल है वो माइक्रोसॉफ्ट में मिला आज। और इसके लिए आपका एक कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो वो प्रोसेस IIT कानपुर में कैसे चलता है? क्या उसको स्टूडेंट्स ही चलाते हैं या फिर उसके लिए अलग से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं वो चलाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं? और क्या प्रिपरेशन IIT कानपुर जो है इस प्लेसमेंट के ड्यूरेशन पे करवाता है कंपनीज आने से पहले? जो भी कोई पेपर सॉल्व करवाना या इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज, तो क्या प्रोसेस होता है एक्चुअल में? जो आज कोई 1st ईयर 2nd ईयर में वहाँ पे स्टूडेंट है वो अगर सोचता है तो वो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि उसको एक आइडिया मिल सके कि उनको आगे जाके क्या क्या मिलने वाला है? आई थिंक जो प्रॉब्लम, मतलब जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो थोड़ा मैं थोड़ा स्टेप्स में आंसर करने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट था कि जो प्लेसमेंट कमेटी होती है हमारे कॉलेज में वो स्टूडेंट्स की होती है या फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा होता है। तो डेफिनेटली एक अथॉरिटी होती है, मतलब कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, मोस्टली कोई प्रोफेसर ही होता है जो उस कमेटी को एक तरह से उसका एक सपोर्टिव, एक मेंटर टाइप होता है। फॉर एग्जांपल इट्स स्टूडेंट्स अगर कमेटी बना रहे हैं तो आप साल दर साल स्टूडेंट्स ही काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो पास ऑन करते रहते हैं कि प्लेसमेंट किस तरह से होना चाहिए। जो कमेटी के हेड्स होते हैं, स्टूडेंट हेड्स, वो पास ऑन करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन साल दर साल, लेकिन फिर भी एक प्रोफेसर चाहिए होता है जो और प्रोफेसर्स के साथ मिलके
क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोफेसर या फिर आई डोंट नो, अब एक प्रोफेसर होता है या फिर एक कमेटी होती है प्रोफेसर्स की, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ कमेटी जो हु लुक्स आफ्टर दैट स्टूडेंट कमेटी। तो अपना अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए या फिर और कोलैबोरेशंस बनाने के लिए या फिर और कंपनियों के साथ टाई अप करने के लिए वो प्रोफेसर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री लेवल पे प्रोफेसर्स का रोल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और स्टूडेंट्स का जो रोल है वो आईआईटी के अंदर ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं वो वही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स साल दर साल चेंज हो रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी हद तक प्रोफेसर्स भी मेंटेन करते हैं, हालांकि स्टूडेंट्स भी मेंटेन करते हैं। क्योंकि कई कंपनीज होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो जब आप एक जानी मानी कंपनी हो और आपके जाने माने कॉलेज के साथ टाई अप है, तो फिर आपको उतना उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती उस रिलेशनशिप को। वो एक नेचुरली चलता रहता है। स्टूडेंट को ज़रूरत है प्लेस कंपनी में जाने के लिए, और कंपनी को ज़रूरत है अच्छे स्टूडेंट्स की। तो अगर अच्छे कॉलेज के साथ टाई अप है तो स्टूडेंट ही काफ़ी हद तक वो रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कहीं स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स ही प्रोफेसर्स के साथ मोस्टली काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर बड़ी कंपनी है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो वो उतना फ्रीक्वेंटली मैंने नहीं देखा कोलैबोरेशंस। डेफिनेटली देयर आर कोलैबोरेशंस, बट नॉट एट द स्केल ऑफ कि वी आर बिल्डिंग समथिंग न्यू। आई मीन देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि आप नया चीज़ बना रहे हो, कुछ टेंजिबल चीज़, कुछ हार्डवेयर हो गया या फिर कुछ सॉफ्टवेयर भी हो गया, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि आप रिसर्च पे कोलैबोरेशन कर रहे हो, अभी कुछ रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो काफ़ी बड़ी कंपनी होगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ये सब कंपनियाँ हो गई, गूगल हो गई, इनके रिसर्च वाले टाइप्स भी होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कंपनीज जो स्टार्टअप्स स्पेशली होते हैं, जो कुछ टेंजिबल, कुछ नई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, उसके टाई अप भी प्रोफेसर्स काफ़ी हद तक होते हैं। क्योंकि जो काफ़ी सारी छोटी कंपनीज होती हैं, ये आईटीज़ में जाके हेल्प मांगती हैं, या फिर आईटीज़ में जाके ये फंड्स अरेंज करती हैं, प्रोफेसर्स को पिच करती हैं आइडिया। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर्स, काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं। हर आईआईटी का ये भी सिस्टम होता है कि दे शोकेस न्यू टैलेंट और न्यू स्टार्टअप्स टू गवर्नमेंट, दे टाई-अप्स के थ्रू ही या फिर किसी और चीज़ से। तो वहाँ से नेचुरली रिलेशनशिप बन जाता है प्रोफेसर्स का स्टार्टअप्स में। तो स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट्स पहले क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलना शुरू होती है क्लासेस के बाद में, जिससे वो इंटरव्यू में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें, या कोई कंपनीज होती है वो ऑन कैंपस कभी पेपर टेस्ट लेती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट लेती है, तो उसकी भी कोई प्रिपरेशन वहाँ पे होती है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सेशंस होते हैं, बट हाँ, जो स्टूडेंट कमेटी होती है, प्लेसमेंट कमेटी, वो काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो अरेंज करवाती है। मॉक इंटरव्यूज़ भी अरेंज करवाती है सीनियर्स के साथ जो पास आउट हो चुके हैं, या फिर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए, तो ये सब काफ़ी हद तक अरेंज होता है उस कमेटी के भी। माइक्रोसॉफ्ट का जब आपने इंटरव्यू दिया, उसके साथ में दूसरी कंपनीज के भी आपने इंटरव्यू दिए थे, या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में ही आपका इंटरेस्ट था तो आपने सिर्फ इसी का इंटरव्यू दिया? और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देखा हुआ तो उसमें कितने लेवल्स थे? क्या आपने एक से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, या फिर आपने वहाँ पे ऑन स्पॉट कोई टेस्ट, कोई ग्रुप डिस्कशन, ऐसा कुछ इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा आप बताइए, इसमें क्या प्रोसेस रहता है? मतलब जब जिनका 4 ईयर का प्रोग्राम होता है उनके लिए जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो 4th ईयर के स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि मेरा 5 ईयर प्रोग्राम था, तो मेरा जो ये प्रोसेस था ये 5th ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 5th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट स्टार्ट होते ही सेमेस्टर हमारे जो टेस्ट होते हैं, कंपनीज का आना स्टार्ट हो जाता है। कंपनीज की पीपीटीज होती हैं, कंपनी अपना काम, अपनी ग्रोथ, ये सब प्रेजेंट करती हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट हो सके उस कंपनी में जाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो मेरे 5th ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट हो गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट भी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज ही होती है जो कैंपस विजिट करती हैं। फिर उनका सेशन होता है, वो सेशन अटेंड करना मैंडेटरी होता है बहुत कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में भी था। तो उस प्रोसेस के बाद आप कंपनी में अप्लाई करते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कंपनी में अप्लाई करते हो। कंपनीज की भी कुछ शर्तें होती है कि सम कंपनीज वांट स्टूडेंट्स टू हैव एटलीस्ट 8 CGPA, और कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि केवल स्पेसिफिक ब्रांच के लोगों को ही वो अलाउ करती हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर रोल के लिए केवल कंप्यूटर साइंटिस्ट को अलाउ करती है, कंप्यूटर साइंस जिनकी ब्रांच होती है। पर डेटा साइंस रोल के लिए कोई भी बैरियर नहीं होता। अगर आपने उस फील्ड में काम किया है, आपने मशीन लर्निंग या मैथ्स से रिलेटेड
कोई काम किया है तो आप एलिजिबल होते हो, लेकिन आपका CGPA जो CGPA है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं एलिजिबल था। मैंने सॉफ्टवेयर के लिए भी टेस्ट दिया हालांकि, और मैंने डेटा साइंस के लिए भी टेस्ट दिया था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा सुना था कि यहाँ पे रोल्स का बैरियर नहीं होता ज़्यादा। अगर आप सॉफ्टवेयर में एंटर कर रहे हो तो भी आप डेटा साइंस में ट्रांजिशन कर सकते हो। तो ये सोच के मैंने सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस दोनों में अप्लाई कर दिया। हालांकि जो और मेरा रुझान जनरली जैसे मैंने बताया कि डेटा साइंटिस्ट बनने का ही था। डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, इन रोल्स में ही मैं जाना चाहता था। तो मैंने मोस्ट कंपनियों में जिनमें मैंने अप्लाई किया था, आई थिंक 10 से 15 कंपनीज थी जो डेटा साइंस के लिए ही आई थी स्पेसिफिकली, उनमें मैंने अप्लाई किया था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, JP मॉर्गन हो गई, और भी क्वांट कंपनीज होती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं। तो इन कंपनीज में मैंने अप्लाई किया था जिनका काम मैथ हैवी होता है। और फिर मैंने कुछ कंपनीज जो डेफिनेटली जो अच्छा पे कर दी होती हैं, या फिर जिनकी काफ़ी नोन है इंडस्ट्री में, उनमें भी मैंने अप्लाई कर दिया था कि अगर इन केस मैं डेटा साइंस में नहीं हो पाया मेरा, तो एटलीस्ट मैं सॉफ्टवेयर में तो किसी ना किसी तरह घुस जाऊँ। तो फिर मैंने जब ऐसे ही मैं काफ़ी कंपनियों में शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो शॉर्टलिस्ट जो पूरा सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर 5th ईयर का, उसमें मेरा पूरा प्रोसेस चला। बहुत सारी कंपनीज आई, मैंने उनके लिए इनरोल किया, और उनके टेस्ट भी तभी हो जाते हैं उस सेमेस्टर में। फिर वो सेमेस्टर जब खत्म होता है नवंबर एंड में, तो 1 दिसंबर से कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं फॉर इंटरव्यूज़। तो जिन लोगों का टेस्ट क्लियर होता है उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी शुरू में आ रही है, कौन सी कंपनी बाद में आ रही है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी कंपनीज में सेलेक्ट हुए हो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, लेकिन वो कंपनियाँ हो सकता है कि फर्स्ट डे ना आती हों, सेकेंड डे ना आती हों, लेट बाद में आती हों। तो फिर आप तब तक वेट करते हो प्लेसमेंट लग जाने का। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डे ही आने वाली कंपनी है, फर्स्ट डे में फर्स्ट स्लॉट। सो एक दिन में 2 स्लॉट होते थे हमारे। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर का टेस्ट तो मैं क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने डेटा साइंस का टेस्ट क्लियर कर लिया था। ठीक है। सॉफ्टवेयर इन जनरल मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि मुझे जाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कंपनियों में भर दिया था जो अच्छी नोन कंपनियाँ ज़्यादा पैसा देती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में मेरा टेस्ट क्लियर हुआ, काफ़ी कंपनीज में हुआ था। जैसे गोल्डमैन सैक्स जो है, उसमें भी मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था। और भी कंपनीज थी, ट्रेक्स क्वांट करके एक कंपनी थी, वर्ल्ड क्वांट करके एक कंपनी थी, उनमें भी मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था टेस्ट के बेसिस पे। फिर फर्स्ट स्लॉट में गोल्डमैन सैक्स का और माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू होता था। तो आई थिंक इंटरव्यू 5 बजे सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम सब कॉलेज वाले सुबह सुबह जल्दी 4 बजे उठ के और बस इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। तो गोल्डमैन का मेरा जो पहला राउंड, और हर कंपनी के डिपेंड करता है कितने राउंड होते हैं। कुछ कंपनी 3 राउंड लेती हैं, कुछ 4 लेती हैं। गूगल जैसी कंपनीज जो हैं वो कभी कभी बहुत 4-5 राउंड भी ले लेती हैं। तो GS में मेरा पहला राउंड हुआ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ था शायद। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, और बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया फॉर राउंड 2। बट काफ़ी लोगों के राउंड 2, राउंड 3 भी होते जा रहे थे, बट मेरा राउंड 1 जो है उसका अभी कुछ क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास, होल्ड पे रखा हुआ था। और सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का फिर मेरा 8 या 9 बजे के अराउंड इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, पहला राउंड। और किस्मत से पहला राउंड में ही क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, जिस प्रॉब्लम में मैंने एमटेक में काम किया था अपनी थीसिस में, वो प्रॉब्लम इतना अच्छा था कि जो इंटरव्यूअर था शायद वो भी हो सकता है कि उसी सिमिलर प्रॉब्लम पे काम कर रहा हो, उसी एरिया की प्रॉब्लम पे काम कर रहा हो। तो उसको मेरी प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी लगी थी जिस पर मैं काम कर रहा था, और मेरा सोल्यूशन भी उसको काफ़ी अच्छा लगा था। और मेरे रेज्यूमे में भी ML हैवी कंटेंट था। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए थे मैंने ML के, और काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी मैंने काम किया हुआ था 1-2 प्रोफेसर्स के साथ। और जैसा मैंने बताया रोबोटिक्स में भी मैंने स्टार्ट किया था काम करना। तो इन सब एक्सपीरियंस के चलते जो इंटरव्यूअर था उसको मेरी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी थी। तो किस्मत से एक ही राउंड हुआ मेरा, लेकिन एक राउंड मेरा चला लंबा था, 1-1.25 घंटे का राउंड चला था। लेकिन एक राउंड के बाद ही जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे काफ़ी हद तक सेलेक्ट कर लिया था। तो उस राउंड के ख़त्म होने के बाद उसने HR को बुलाया, और सेकेंड राउंड के लिए जो काफ़ी इनफॉर्मल सा राउंड था उसमें मुझसे पूछा गया कि आप टीम में काम करने का एक्सपीरियंस आपको है कि नहीं, या फिर कोई हैदराबाद या फिर मतलब लोकेशन का कुछ बैरियर तो नहीं है। तो ये सब मतलब जो कि A राउंड जिसको बोलते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया, काफ़ी लंबा चला, जिसकी वजह से HR को स्पेशली बुलाया गया कि इनका सेकंड इंटरव्यू जो है वो बहुत लंबा ना हो के कुछ बेसिक के क्वेश्चंस एक फॉर्मेलिटी की तरह करा जाए। तो वो इंटरव्यू कैसा रहा था, कितना चला था वो? तो
मतलब मैं समझ गया था वो फर्स्ट राउंड होने के बाद कि शायद मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही गया है, क्योंकि इंटरव्यूअर काफ़ी खुश था और मैंने सारे क्वेश्चंस का जो भी उन्होंने पूछे थे उनका मैंने अच्छे से रिस्पॉन्स किया था, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही गया है। तो और ये बात मुझे भी पता थी और उनको भी पता थी, तो जो सेकंड राउंड था वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने करवाया मेरा, और काफ़ी लाइट मेरा राउंड था वो। उन्होंने ये पूछा कि मतलब पहले तो उन्होंने मेरे रेज्यूमे के बारे में ही पूछा कि आप जयपुर से हो, अपने बारे में बताओ, और कहाँ पढ़ाई की, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिर हैदराबाद में अगर आपको मिले तो कोई इशू थोड़ी है। तो जब ये क्वेश्चन आपसे कोई सामने से पूछे तो आपको फिर कॉन्फिडेंट होते हो कि आपको जॉब मिल जाएगी, जब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जॉब करेंगे। तो काफ़ी लाइट था राउंड, और वो राउंड ख़त्म होते ही मुझे हालांकि उस टाइम डिस्क्लोज नहीं करना होता क्योंकि काफ़ी बच्चे और भी वेट कर रहे होते हैं इंटरव्यू देने का, और हालांकि माइक्रोसॉफ्ट 3, 4, 5, 6 लोगों को लेती है फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल, लेकिन उस टाइम मुझे एचआर ने बोला कि आप यू आर मोस्टली सिलेक्टेड, बट अभी किसी को बताना मत, बट यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड। तो फिर वहाँ पे वो मेरा सेकंड राउंड था और वो मेरा लास्ट इंटरव्यू था बेसिकली, और वहाँ पे फिर उसके बाद मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया था। तो जिनका सेकंड राउंड में नहीं होता है तो उनके और भी राउंड्स होते हैं वहाँ पे? हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार पहले राउंड में आपका उतना अच्छा नहीं गया, या फिर हो सकता है कि आपका रिज्यूमे उतना अच्छा ना हो, तो इंटरव्यूअर फिर आपको हर एंगल से टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आपको ये भी पता है क्या, वो भी पता है क्या। कई बार वो होता है, और फिर कई बार ये होता है कि आपका पहला राउंड सो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर इंटरव्यूअर को लगता है कि बच्चे में पोटेंशियल है, तो लेट अस टेक अ सेकंड राउंड एज वेल। सेकंड राउंड में भी अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो थर्ड राउंड। लेकिन मैंने जनरली देखा है कि कैंपस प्लेसमेंट्स में 3 राउंड के अराउंड एवरेज मोर और लेस हर कंपनी 3 राउंड से ज़्यादा नहीं लेती है। कुछ कंपनी जैसे गूगल वगैरह 4 राउंड लेती थी। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए थे उसकी वजह से आपका माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, और जॉब मिलने में भी उस प्रोजेक्ट ने काफ़ी आपकी हेल्प करी है। yes. तो ऐसा अगर अभी जो स्टूडेंट्स हैं आईआईटी में, वो अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही ये कोशिश करें कि उन्हें कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, या उन्हें उस कंपनी को कौन से प्रोजेक्ट्स जो है पसंद आते हैं, उन पे अगर वो अभी से काम करना शुरू करें तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और काफ़ी इजीली उनको जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। देखो अभी का जो जॉब मार्केट है वो बहुत डिफरेंट है। तो अभी रिक्वायरमेंट्स बहुत चेंज हो गई हैं। अभी काफ़ी हद तक जो छोटे काम हैं, कम सोचने वाले काम हैं, वो अब आजकल एआई कर दे रहा है। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है कि स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, बट हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स करें अगर वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर से, और फिर और ये सोच के रखें कि उनको किस फील्ड में आगे जाना है, तो थोड़ा आई थिंक रिस्ट्रिक्टिव है। बिकॉज मैंने ये चीज़ का फिगर आउट की थी कि मुझे डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, वो थर्ड ईयर के एंड में था। ठीक है, और डेटा साइंस मतलब मुझे मशीन लर्निंग की फील्ड में आगे काम करना है, ये फिगर आउट करने में मुझे 3 साल लग गए थे। और वो इसीलिए और मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसी कोई मशीन लर्निंग टाइप की फील्ड भी होती है। जब मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इनरोल किया मैंने, तो मुझे लगा सिग्नल्स, मैं पढ़ता था सिग्नल्स के बारे में, मैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ता था, चिप्स के बारे में पढ़ता था। फिर लेकिन एक सिग्नल्स के कोर्स में मुझे रोबोटिक्स का जब आइडिया लगा, तो फिर मैंने रोबोटिक्स स्टार्ट किया। फिर रोबोटिक्स से फिर मैं मशीन लर्निंग में आया। तो काफ़ी मतलब अगर आप शुरू से ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लोगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली वो अच्छा है, लेकिन कभी कभी आई मीन इट मेक सेंस टू एक्सप्लोर ऑल्सो। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को पहले ही पता होना चाहिए या फिर पहले ही आइडिया लग जाना चाहिए कि उनको कहाँ जाना है। थोड़ा कॉलेज होता ही एक्सप्लोर करने के लिए है। हालांकि अभी का जॉब मार्केट इज़ डेफिनेटली वेरी डिफरेंट। तो एग्जैक्टली अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बारे में आई थिंक कॉलेजेस भी फिगर आउट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्या करवाना चाहिए, किस फील्ड में उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए, स्टूडेंट्स भी फिगर आउट कर रहे हैं। बट हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि आप एक्सप्लोर करिए और फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप
कॉलेज से निकलने के बाद भी, इंडस्ट्री में आने के बाद भी आपको स्विच करने का मौका नहीं मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, पढ़ाइयाँ, डिग्रीज होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी फील्ड भी स्विच कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कोई और ऐसी फील्ड भी है आगे जाके, तो आप शायद कभी वो चीज़ कर ही नहीं पाए। तो जब आप कॉलेज में ये सब एक्सप्लोर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई हाँ, ये नहीं तो ये नहीं तो वो। कॉलेज में पहले तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर हमें एक अपना जो इंटरेस्ट है उस पर काम करना चाहिए, फिर एंड में जाके हमें उस पर कंक्लूजन पे आना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन सी कंपनी में आगे जाके हमें काम करना है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब आगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच गए, तो क्या आपने वहाँ ये देखा कि सब लोग IIT NIT से हैं, या फिर आपने ये भी देखा कि कुछ टायर 2 टायर 3 के प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको और एक IITians में क्या डिफरेंस आप देखते हो? देखो, इंडस्ट्री में आने के बाद देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाटसोएवर इन एनी कैंडिडेट और एनी प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत माइक्रोसॉफ्ट में ही नहीं, हर कंपनी में डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं। कोई कॉलेज Tier 1 से आ रहा है, कोई Tier 2 से आ रहा है, काफ़ी सारे Tier 3 से भी आते हैं, और कुछ काफ़ी छोटे कॉलेजेस से भी आते हैं जो शुरू में काफ़ी बेसिक लेवल पे प्लेस होते हैं, लेकिन फिर वो मेहनत करते करते माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच ही जाते हैं। तो आई मीन, अगर आप IIT में NIT में नहीं है तो देयर इज़ नो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में लैंड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छे कॉलेजेस IIT NITs या फिर जो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्हीं से लेती है। वो हर टाइप के कॉलेजेस से अलग अलग रोल्स पे हायर करती है, और उसके बाद जब प्रमोट होके ये एक रोल पे पहुंचते हैं तो ये देख पाना मुश्किल होता है कि कौन IIT से है, कौन NIT से, कौन से प्राइवेट कॉलेज से। सब अपना आउटपुट एक इक्वल लेवल पे प्लेस करते हैं वहाँ पे। हाँ, ये थोड़ा है, मतलब जब आप कॉलेज में किस कॉलेज में हैं आप, उस पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में या किस लेवल की कंपनी में प्लेस होते हैं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल कि IIT NIT या फिर कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में आना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यू नीड टू बी इन IIT और NIT। अगर आपने सपना देखा है माइक्रोसॉफ्ट में आने का तो वो किसी भी कॉलेज से पूरा हो सकता है, बशर्ते आप प्रॉपर्ली मेहनत कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप मेहनत करते हुए अगर आप करियर में आगे बढ़ेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट में भी लैंड कर सकते हैं, या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में फॉर दैट मैटर। अब हर कॉलेज के इंजीनियर्स तो हर जगह हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स देखे जाते हैं, पर कभी आपने काम करते हुए ये भी देखा है कि वहाँ पे BA BCom या BSc की जो डिग्रीज होती है, जो हम बहुत बार ये समझते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, सिर्फ एक बैचलर डिग्री को होल्ड करने के लिए हम कर लेते हैं, फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, या फिर BA कर ली किसी ने, फिर BCom कर MA कर, BA के बाद में MA कर ली, फिर B.Ed कर ली, फिर टीचर्स गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन करते हैं, और फिर कुछ का हो जाता है, कुछ रह जाते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू हम इंजीनियर से कम करते हैं, तो क्या वो कोर्सेज करे हुए लोग भी माइक्रोसॉफ्ट में आपकी कभी मुलाकात हुई, वो भी काम करते हैं वहाँ पे? देखिए, जो इंजीनियरिंग के रोल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, उसमें आपको शायद इन बैकग्राउंड के लोग ना मिले या कम मिले। हालांकि BSc से आप आ सकते हैं, स्पेशली जब आपने BSc स्टैटिस्टिक्स से की है, या फिर केवल मैथ्स से आपने BSc की है, और फिर आप किसी अच्छे कॉलेज से MSc कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में या मैथ्स में, तो भी आप इंजीनियर, मतलब डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग के रोल आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन बाकी डिग्रीज, जैसे कुछ डिग्रीज तो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, जैसे B.Ed हो गया, वो आपको केवल टीचर ही बना सकता है, बट काफ़ी सारे रोल्स ऐसे होते हैं इंजीनियर के अलावा जो नॉर्मल जो नॉन स्टेम डिग्रीज हैं उनसे के थ्रू भी आप उन रोल्स में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट मैनेजर है, या फिर काफ़ी कंपनीज में सेल्स का भी एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, तो इन कंपनियों में इन बैकग्राउंड से भी बहुत लोग होते हैं। सो एज ए प्रोफेशन माइक्रोसॉफ्ट में आपका वर्क कल्चर जो है वो किस तरीके का है वहाँ पे? क्या कुछ कंपनीज का वर्क कल्चर ज़्यादा काम करने का होता है, कुछ का होता है कि थोड़ा रिलैक्स वे में काम होता है?
तो माइक्रोसॉफ्ट किस कैटेगरी में वहाँ पे फिट होता है? कंपनी टू कंपनी तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कंपनी का कल्चर कैसा है, उस बेसिस पे आपको ज़्यादा काम में कम दिया जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में भी काफ़ी सारी ऐसी टीम्स हैं जो काफ़ी हेक्टिक जिनका शेड्यूल होता है, और काफ़ी सारी ऐसी टीम्स भी हैं जो उतना हेक्टिक नहीं होता। हालांकि सबको उतना 8 से 9 घंटे लगभग सबको देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हो जिनका आपको शिप करना है, जैसे जैसे नेक्स्ट मंथ आपको लेट से उसको मार्केट में उतारना है उस प्रोडक्ट को, तो फिर ऐसे केसेस में आपको बहुत बार हेक्टिक काम करना पड़ जाता है, 10 से 12 घंटे, कभी कभी और भी ज़्यादा करना पड़ जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट के किस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी बड़ी कंपनी जिसके बारे में अभी रिसेंटली बहुत सारे रील्स वगैरह हमें देखने को मिलती है कि जिसमें वो वहाँ के पर्क्स दिखाए जाते हैं कि हमें हमारा दिन यहाँ से स्टार्ट होता है, कि हमें ब्रेकफास्ट मिल रहा होता है या गेमिंग जोन होता है, तो वो कितना रियल है? वो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट का तो अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है। तो आप पे प्रेशर तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एम्प्लॉई खुश रहे या फिर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रहे, उस पर भी बहुत ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है। तो उस बेसिस पे फिर आपको काफ़ी सारे पर्क्स होते हैं, जैसे खाना हो गया या फिर गेम्स हो गए या फिर आउटिंग्स हो गई, उसका आपको जो आप वीडियोस भी जो आपने मेंशन किया वो सब उसी का पार्ट है। तो काफ़ी सारे गेम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जिम है माइक्रोसॉफ्ट में, और इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो हैदराबाद का जो कैंपस है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, वॉकिंग करनी है, नेचर है पूरे कैंपस में, और कैफ़ेज़ हैं, तो काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट के अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि उनका एक कल्चर भी है एम्प्लॉई के वेलफेयर पे स्पेंड करने का या फिर उसका ध्यान रखने का, तो उस बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बता पाओ तो एक महीने में आप ये लेजर की एक्टिविटीज़ कितनी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर पाते हैं, या ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं, हेक्टिक डे होता है तो उसमें बीच में कभी यूज़ कर लिया, या फ्री हो तो आपने कोई नई एक्टिविटी एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर लिया? जब बहुत ही हेक्टिक दिन होता है तो शायद ही मैं कुछ यूज़ कर पाता हूँ, बट फिर भी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं टेबल टेनिस ज़रूर खेलता हूँ, या फिर मैं बहुत बार जिम भी चला जाता हूँ ऑफिस में। कई बार फुटबॉल खेल लेता हूँ मैं टीम के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि चाय पे ही कुछ गपशप हो रही है, चाय पे आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हो। तो मतलब डिपेंड करता है। और अगर मैं नॉर्मल दिनों की बात करूँ और मैं कितना परसेंट इन सब एक्टिविटीज़ में करता हूँ, तो लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग 5 से 7% या 10% कभी कभी जिन महीनों में मुझे काम नहीं होता, मतलब उतना हेक्टिक काम नहीं होता, तो लगभग 10% भी मैं मतलब इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी कई बार बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं या फिर चैम्पियनशिप्स होती हैं, मतलब इंटरनल में ही कि वो गेम्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उनमें भी मैं काफ़ी बार पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो ऐसा करके हाँ, मतलब ऑफिस में रहते हुए मैं काफ़ी इन्जॉय कर लेता हूँ ऑफिस की चीज़ों को। लेकिन अगर मुझे काम होता है तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि अब तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने को लेकर, लैपटॉप भी आप लेके जा सकते हो घर पे, तो मैं घर पे जाके भी कभी कभी कुछ काम कर लेता हूँ बहुत बार। तो वो आप फिर बैलेंस आउट कर लेते हो कि कभी कभी आपका टीममेट ही खेलना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके साथ चले गए खेलने के लिए, उसके साथ चाय पीने चले गए, तो फिर अगर आपका काम रह जाता है तो फिर आप घर पे आकर कर लेते हो, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो ये जितने भी लेजर एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं उसमें से आप 5 से 10% ही पूरे महीने के ड्यूरेशन का आप यूज़ कर पाते हो। इससे ज़्यादा फिर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप अपने ही प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में रहते हो, या फिर एक्टिविटीज़ को यूज़ ना करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई बैठ के बातचीत वगैरह करने में आपका टाइम निकल जाता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसको मैं लेजर में काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं वो अपने टाइम पे अपने फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने जिम को काउंट नहीं किया है। लेकिन टेबल टेनिस या फिर चाय पे चर्चा जैसी चीज़ें हो गई, तो इनमें हाँ 5 से 10% का टाइम मेरा चला जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, AI। तो जैसे मैंने भी देखा है कि आजकल कुछ कॉलेजेस ने अलाउ कर रखा है अपने हर
प्रोजेक्ट्स में एआई को यूज़ करना, कि जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स होते हैं उनमें भी आप एआई को यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली आप एआई से सब कुछ नहीं बनवा सकते, पर आप एआई की हेल्प लेके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या आप माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसे ही करते हैं कि एआई का आप यूज़ करते हैं, और एआई यूज़ करने से क्या काम इजी हो रहा है, या फिर आपकी और कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है? देखो, एआई यूज़ करने से हमको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बात करूं, तो शायद जो काम मैं पहले 10 से 15 दिन में कर पाता था, वो अब मैं 1 से 2 घंटे में भी कर पा रहा हूं। तो अगर कॉलेजेस एआई को प्रमोट करते हुए, या फिर प्रमोट नहीं करते हुए बल्कि अपने करिकुलम में एआई को इंट्रोड्यूस कर रही है, बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए भी एआई का यूज़ करवा रही है, तो आई फील वो एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है। क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो जिनमें आपको अपना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक लेवल पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, तो अगर आप उसमें एआई को अच्छे से यूज़ करना सीख पाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस चीज़ को की वजह से हमारा भी बहुत, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। छोटी मोटी चीज़ें तो अब हमको काफ़ी बार सोचना नहीं होता, कुछ एरर आ गया किसी चीज़ को चलाने में, कुछ करने में, कोई प्रोडक्ट डेवलप करने में, तो एआई की मदद से हमको पता लग जाता है कि कहाँ हमको चेंज करने हैं चीज़ें, कहाँ पे कौन सा कोड चेंज करना है। तो बहुत ही स्ट्रीमलाइन और बहुत ही आसान हो गया है अब प्रोडक्ट्स बनाना। आपको ढूंढना नहीं पड़ता चीज़ों को, वो एआई बता देता है, डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, काफ़ी बार आपको मैनुअली भी करना पड़ता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ों पे काम कर रहे होते हो, तो आपको मैनुअली भी एक्सप्लोर करना होता है कि क्या कहाँ पे इशू है, कहाँ बग है। लेकिन 90% आप 95% या उससे भी ज़्यादा जो आपका इश्यूज़ हैं या फिर काम है, वो एआई की वजह से आप बहुत ही आसानी से कर लेते हो। तो एआई आने की वजह से सिर्फ हमारा टाइम कम हो गया है चीज़ों को करने का। अब ज़्यादा फास्ट हम प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं, फिर नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। टाइम और स्किल सेट भी मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। जो एक प्रॉब्लम को समझने की, प्रॉब्लम के अराउंड सोल्यूशन डिज़ाइन करने की, प्रॉब्लम के एज केसेस को फिगर आउट करने की जो स्किल है, आपको उस पर अब ज़्यादा ध्यान देना है, बजाय कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम एआई कर देता है। बस बात इसी है कि आपको एआई को राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है।